हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आयुषी, देवांश, Planck's quantum theory was started. क्या? Sir, Planck's quantum theory started. अच्छा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट करना था ना? Yes, sir. तो चलिए टॉपिक डालिएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे अपने पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जब बात करते हैं तो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाता है। ठीक है, वेयर एच जो होता है आपका, ये होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 ये एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आयुषी, कोई प्रॉब्लम? तो हम ये कर चुके हैं एक्चुअली। आपने क्वेश्चंस भी कराए थे, सैम्पल क्वेश्चन। अच्छा, ये सब बैच कर कर चुका है हमने। कैसे प्लस क्वांटम थ्योरी आप ये सभी कर चुके हैं। उसके बाद सैम्पल अच्छा, न्यू क्वेश्चन भी न्यू करवाए। इज इक्वल, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है तो E इज इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा कर लेते हैं, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना था क्या हम लोगों को? यस सर। अच्छा हाँ, ये सब तो करवा दिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना था बेसिकली। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बस देख लीजिए, अब यहाँ तक करा दिए तो ये रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होती है तो काफी आसान होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। सारे लोग आ गए हैं, एक मिनट देख लेंगे। आशीष ज्वाइन नहीं किया आप तक? आशीष, देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने पास क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे एक अपने पास मेटल सरफेस है ये। ठीक है, ये क्या आपके पास मेटल सरफेस है। एज वी नो दैट, जैसे मान लीजिए हम ही लोग धूप में खड़ा रहते हैं तो अपना बॉडी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो होता है वो एनर्जी देता है। तो वैसे ही फॉर्म में जैसे मेटल सरफेस पे डायरेक्टली एच न्यू इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और फोटोन, ठीक है, सनलाइट जब होगा तो इस मेटल सरफेस को क्या देगा, वो एनर्जी देगा। ठीक है, इस मेटल सरफेस को एनर्जी देगा तो इस मेटल में क्या होंगे, छोटे छोटे आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेसिकली ये जो एनर्जी जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, गेन करेगा, जब उसके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा कि अब वो मूव कर सकता है, तब वो मूव करना शुरू करेगा। और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट होता है, आप लोगों को पता ही है। और इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब करंट इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम इसके डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन एन इंसिडेंट सनलाइट, व्हेन एन एक मिनट, इसको सही से लिखते हैं। व्हेन सन व्हेन सनलाइट is incident
on a metal surface, on a metal surface, the electron in metal surface get energy and start moving. This phenomena is known as, this phenomenon is known as photoelectric effect. This phenomenon is known as photoelectric effect. इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसे लिख लीजिए, फिर बताइएगा आप लोग मुझे। Yes, sir. हो गया? Yes. देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर एक अलग अलग मेटल सरफेस का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन के लिए। मतलब इतना एनर्जी मिल जाएगा, वो एनर्जाइज्ड हो गया, मूव करने वाला होगा या मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अलग अलग मेटल सरफेस का अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, उतना एनर्जी आपने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनर्जाइज्ड हो जाएगा। और उससे ज्यादा एनर्जी आपने दे दिया तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, तो वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? एक टर्म आता है यहाँ पे बेसिकली वर्क फंक्शन। क्या आता है? वर्क फंक्शन, जिससे हम फाई या फिर डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई या फिर डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वर्क फंक्शन बेसिकली एनर्जी ही होता है। हम लिख रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी required to eject an electron, to eject an electron or to start moving an electron from metal surface, from metal surface is called work function, is called work function. समझ में आया? हर एक मेटल सरफेस का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। अब इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया कि एक, चलिए इसको अभी थोड़ी देर में समझाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। अगर आप लोग लिखिए नहीं, अभी पहले समझिए। मिनिमम एनर्जी होगा तो इस एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कैसा होगा? मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? ये बताइए। इस इस मिनिमम एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? आयुषी, आरुषि, देवांश, कौस्तव, आरुषि, आयुषी। हेलो, आयुषी। Not sure. हाँ, इस मिनिमम एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? अरे आप लोगों को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? Sir, you are not audible. हेलो, आरुषि। Yes, sir. Now, yes, sir. अब आ रही है। ओके, मेरा सवाल ये है कि इस मिनिमम एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? ये बताइए। Sir, maximum. नहीं, यहाँ पे एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Sir, V. फ्रीक्वेंसी। ठीक है, Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर मिनिमम एनर्जी ले रहे हैं तो इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कम होगा कि नहीं? Yes, sir. Minimum. ठीक है, तो ये आपका टर्म आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को वी नहीं कहते, ठीक है, इसको कहते हैं न्यू। न्यू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यू नॉट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर ये मिनिमम एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी जो होगा इसके कोरेस्पॉन्डिंग वो क्या होगा? मिनिमम होगा।
यहाँ लिख देंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, उसको क्या कह देंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देंगे। क्या कह देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. पॉजिटिव वाली है, वेरी गुड। अब बताइए यहाँ पे अगर मिनिमम एनर्जी है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? देवांश, Please repeat क्या? Sorry, sir, no idea. ओके, आयुषी, the question. Repeat कर दीजिए. इस मिनिमम एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग, देखिए एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी होगा और वेवलेंथ भी होगा, तो मैंने बोला मिनिमम एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, लेकिन मिनिमम एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? Maximum. मैक्सिमम। देवांश, देवांश देखिए यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था, एनर्जी को मिनिमम किया, फ्रीक्वेंसी मिनिमम हुआ। ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो अगर ये मिनिमम है तो ये तो मैक्सिमम होगा ना। इनवर्सली Yes. प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना, बस। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इसके लिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या आता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करता है, करते हैं हम लोग, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है कॉस्ट, एक मिनट, वेरी गुड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फ्रॉम अ मेटल सरफेस। आई होप ये तीनों टर्म क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस पे जब सनलाइट इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन जो इनसाइड द मेटल होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं और मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हर एक अलग अलग मेटल सरफेस का अपना अलग अलग एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जिससे वो उसके इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाते हैं इजेक्ट होना या एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस मिनिमम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम फाई इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. इससे लिख लीजिए आप लोग। मैंने प्लैंक्स क्वांटम पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया था ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे? So तीन Sir, दो question. कितने? Sir, दो तीन question है. दो तीन क्वेश्चन मैंने। वो बल्ब वाला कराया था क्या, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स वगैरह निकालने हैं? पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे। seven. हो गया, Yes. कौस्तुभ हो गया, देवांश? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए इसको और अच्छे से करते हैं, सबका डन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मुझे जो कुछ पूछना था वो मैं बाद में पूछूंगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक मेटल सरफेस है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे इसका जो फाई है ना, फाई का मतलब क्या है, अगर मैं फाई लिखा हूँ इसका मतलब क्या है,
या डब्ल्यू नॉट? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का मतलब भी दिमाग में आना चाहिए, काम नहीं, मिनिमम एनर्जी। इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये सनलाइट आया और ये जो एनर्जी दे रहा है एच न्यू, इसने दे दिया इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके सबसे पहले जो काम करेगा वो क्या करेगा, उसको जगाने में लगाएगा। 5 बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन को जगाने में जितना एनर्जी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको जगाने में कितना लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। लगेगा कि नहीं? Yes, sir. जैसे अगर हम लोग मॉल जाते हैं, हमें कुछ काम है, 100 रुपए का हमने खरीदना है और हमें 1000 रुपए का काम है, और जैसे सपोज आपके पास 10,000 रुपए है। ठीक है, तो आप अपना काम कितने में कर लेंगे, 1000 रुपए में। लेकिन बचे हुए पैसे से हम क्या करते हैं, इधर उधर और मूव करते हैं। जैसे ये समझाने के लिए, इधर उधर और मूव करते हैं। मूव करते हैं यानी काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं हमारे पास, कुछ और खरीदने जाते हैं, कुछ और खाने पीने जाते हैं। Yes, sir. समझ रहे हैं आप लोग? तो Yes, ये sir. जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो उसे बस जगाने में लग जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सारे एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस के ई हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 5 प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा जरा, E इज इक्वल टू मैंने लिखा 5 प्लस के ई। ठीक है, E इज इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर या वी स्क्वायर। Yes, sir. एच न्यू की जगह हम ये भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस में हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसे लिख लीजिए, इसे कंप्लीट कर लीजिए, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी एक और किसी और टर्म में लिखेंगे हम लोग, ये लिखते जाइए आप। हो गया? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं वर्क डन अगर पूछूं, वर्क डन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? नहीं नहीं, वर्क डन। मैं अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल में क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। वर्क डन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, पोटेंशियल की बात होती है इलेक्ट्रिक करंट में। तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. पे वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। और जो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप लोगों ने क्लास 9th में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, तो वहां पे भी पहले आप लोग वर्क डन निकालते हैं और उसके Yes, बाद sir. लिखते हैं दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये पिछली चीजें याद दिला रहा हूँ ताकि अभी की चीजें एक्सेप्ट कर पाए आप लोग। Yes, sir. स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ Right. काइनेटिक एनर्जी। मतलब बेसिकली एनर्जी कब काम करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर रही हैं, यही होता है ना। यानी Yes. ये जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या फिर किसी भी चीज के एनर्जी में स्टोर्ड होता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, अब जस्ट सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसे रोकना है, मुझे क्या करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा इस पे। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मुझे इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा, V इंटू क्यू टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब जो भी पोटेंशियल हो, ठीक है, इनटू इस पे जितना चार्ज हो, तो ई वी एस, यहाँ पे जो वर्क डन यूज करेंगे, ई इंटू वी एस। वी एस का मतलब पोटेंशियल ही है, बस यहाँ पे वी एस का मतलब ये हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर इसलिए रखते हैं कि जितने काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना काम कर देंगे हम लोग उसको रोकने के लिए, तो वो वहीं रुक जाएगा कि नहीं, Yes, sir. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी तो वर्क डन से ही निकाले हम लोग। Yes, sir. तो यहाँ पे जो अपने पास एक्सप्रेशन आया था, E इज इक्वल टू 5 + ke, तो ke के जगह मैं डायरेक्ट EVS भी लिख सकता हूँ। E फॉर E जो है, ये E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, Electron. और VS जो है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, तो H न्यू नॉट भी लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, H न्यू लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा और समझे सॉल्व करेंगे, HC अपन लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, HC अपन लैम्डा नॉट प्लस EVS हो जाएगा। तो Yes, ये sir. बहुत सारे एक ही फॉर्मूले को लिखने का तरीका है, एक चीज से दूसरे चीज को कनेक्ट कर करके। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसे कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। हो गया। Yes, sir. सबका, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, स्लाइड चेंज करूँ, आरुषि आयुषी? Yes, Yes. sir. Done. चलिए, तो इस पे तो सवाल करेंगे। सबसे पहले ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था क्या, थोड़ा सा देख लीजिए। 100 वॉट बल्ब एमिट्स No, मोनोक्रोमेटिक sir. लाइट। चलिए, No, sir. तो अपने पास है एक सवाल, मेरे ख्याल से अभी इस पे आज सवाल ही करेंगे। 100 वॉट बल्ब emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb.
हो जाएगा ये? हेलो? Sir, 2 into 10 power 20. 2 × 10⁻20, हाँ, पर सेकेंड। वेरी गुड Yes, sir, आरुषि per second. जी। और किसी का आया? आयुषी? टू, वेरी गुड, 2.012 एग्जैक्ट आंसर आया आयुषी का भी। देवांश, कौस्तव, देखिए इसमें करना तो कुछ है नहीं। पावर दे रखा है हमें, कैसे पता चला पावर दे रखा है? क्योंकि ये वॉट दे रखा है, 100 वॉट। 100 वॉट पावर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? E/T या W/T। यानी ये बेसिकली क्या है? जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। ये 100 वॉट गिवन है, इसका मतलब 100 जूल पर सेकेंड है। तो एनर्जी तो यहाँ से मिल ही गया ना, 100 जूल। अब E इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग? E इज इक्वल टू क्या कर देंगे? NH न्यू कर देंगे। ठीक है, और NH न्यू करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ वेवलेंथ गिवन है, तो NHC अपन लैम्डा कर देंगे। ठीक है, और N का वैल्यू निकालने के लिए N इज इक्वल टू E लैम्डा अपॉन H इंटू सी कर देंगे। E कितना है? 100 जूल है। लैम्डा कितना है? 400 इंटू 10⁻⁻⁹ क्योंकि नैनोमीटर है। अब यहाँ पे H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁻8 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 10⁻8 हो गया, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड होता है। Yes. ठीक है, Yes, sir. देवांश, देवांश समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, चलिए। ओके, स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया, दूसरा स्लाइड, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आता है। सबसे पहले एक और सवाल करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कैलकुलेट। अभी तक हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल नहीं किया है। ठीक है, ये सारे सवाल वही है आपके प्लैंक्स कांस्टेंट वाला। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 into 10 raised to the power 14 hertz. Whose frequency is 5 into 10 raised to the power 14 hertz. हो गया?
हो जाएगा आयुषी आरुषि? Sir, 19.9 into 10 power 4 joules. 19.9, wait a minute, 19.9 into 10 raised to the power 4 joules. 4 joules. इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 199 किलो जूल आएगा क्या पर मोल? ये पर मोल ही निकाला ना आपने? Yes, sir. ठीक, और किसी का आया? ठीक, आयुषी आपका भी सही है। देवांश? देवांश, व्हाट अबाउट यू? Sorry, sir, I'm unable to do it. क्या? Sorry, sir, I'm unable to do it. ओके ओके। तो यहाँ देखिए, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। 1 मोल ऑफ फोटॉन्स निकालना है, एक का फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, एच न्यू। यहाँ पे एक फोटोन का एनर्जी पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 6.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -34 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 इंटू 10 राइज टू द पावर 40। तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 3 33 इंटू 10 राइज टू द पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 जूल आ जाएगा। ये एक फोटोन का एनर्जी है। अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन चाहिए। एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6.022 इंटू 10 राइज टू द पावर 23 इंटू 33 इंटू 10 राइज टू द पावर -20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 199.51 किलो जूल पर मोल आ जाएगा इसको, क्योंकि एक मोल का निकाल रहे हैं तो पर मोल आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. हो जाएगा ये वाला सवाल। हो गया, स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, इसमें मैं सबसे आसान सवाल करा रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों को। द थ्रेशोल्ड, इसमें दे रखा आपका कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल एज 7 into 10 raised to the power 14 per second. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu equals to 1 into 10 raised to the power 15 per second hits the matter.
हो गया। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्वेश्चन लिखा था आप लोगों ने? Yes, sir. Sir, 19.87 into 10 power minus 30. एक मिनट रुक जाइए, लेट मी चेक। 10 की पावर कितना है आपका? Sir, 19.87 into 10 power minus 20. ओके, मतलब 1.9 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 19 भी लिख सकते हैं उसको। Yes, sir. ठीक है, तो ये किस किसका आ गया? देवांश, कौस्तव, हेलो। चलिए, देवांश आपसे हुआ? देखिए, ये सवाल बहुत आसान है। Yes, sir. देखिए, ये सवाल बहुत आसान है, यहाँ पे दे रखा है आपका। सबसे पहले निकालने Sir, थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट रुकिए जरा। आरुषि, Yes, sir. Now you're audible. चलिए, तो यहाँ न्यू नॉट इज इक्वल टू 7 इंटू 10 राइज टू द पावर 14 पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, ये न्यू नॉट है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो दूसरा दे रखा है वो 1 इंटू 10 राइज टू द पावर 15 पर सेकेंड है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पाई निकालेंगे और इसके कोरेस्पॉन्डिंग ई निकालेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? पाई प्लस के ई। तो के ई इज इक्वल टू क्या हो गया? ई माइनस फाइव हो जाएगा। देवांश, Yes, sir. देवांश कहाँ गया? एक मिनट रुक जाइए जरा। देवांश लिव, ओके। ई जो होगा एच न्यू होगा माइनस एच न्यू नॉट होगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे एच कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। अब बस इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू का वैल्यू जो है वो क्या है? 10 राइज टू द पावर 15 माइनस ये क्या है? 7 इंटू 10 राइज टू द पावर 14। तो अगर इसमें मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि पावर सेम आ जाए, तो इसको 0.7 इंटू 10 राइज टू द पावर 14 ले सकता हूँ
अब h का वैल्यू Yes, sir. डाल दूंगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ से इन दोनों में 10⁻15 ये 14 नहीं 15 हो जाएगा, क्योंकि 0.7 कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे 10⁻15 कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस 0.7, यानी अब इसको सॉल्व कर लेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऑलमोस्ट 1.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कॉस्ट तो स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए एक और सवाल करते हैं, फिर आएंगे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल इस पे करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 raised to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed? What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength? What is the maximum wavelength that will cause a photo electron to be emitted? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मैं तब तक अपना राउटर चेक कर लेता हूँ।
ये क्वेश्चन तो हो जाएगा इजीली। Yes, sir. जी वेरी गुड। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of this. What is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium? What is the maximum? मतलब मिनिमम एनर्जी यानी फाई नॉट पूछा है, ये मिनिमम एनर्जी का मतलब पूछा है फंक्शन, वो इजीली कर सकते हैं आप लोग। (3.84 into 10 raised to the power -1). कौन सा एनर्जी निकाला आपने, मिनिमम एनर्जी? Yes, sir. नहीं, वेवलेंथ तो सही है, लेकिन ये पावर जो है आपका, ये -1 गलत। -19 आएगा। चेक करिए जरा। Yes, sir. -19 है, वो 9 टाइप करने रहेगा सर। ओके, और किसी का आया? अब 2 ही लोग बच गए, कौन कौन था? आयुषी, आरुषि, देवांश एंड कौस्तुभ। आयुषी आपका आ गया? यहाँ पे देख लीजिए 300 नैनोमीटर फॉल कर रहा है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल लीजिएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है पर मोल, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो इसका जो एनर्जी आएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल भी निकाल लीजिएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल निकाल लीजिएगा। और उसके बाद में पता है E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई होगा, तो हमें फाई निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ई माइनस के ई कर देंगे, तो यहाँ पे फाई आ जाएगा, और फाई आएगा जूल पर मोल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, जूल पर मोल। तो उसको मोल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना फाई आए डिवाइडेड बाई एन एवोगैड्रो नंबर से, तो वो 1 का एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी मिल गया, उसके कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लीजिएगा, फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट।
निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. आयुषी, Yes, sir. ओके स्लाइड चेंज करूं, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद सबसे पहला आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और इसकी पोस्टुलेट की बात करेंगे आज। बोर्स एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले देखेंगे कि ये बोर्स एटॉमिक मॉडल किस बेस पे है और इनका पोस्टुलेट क्या है। तो देखिए ये जो है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे है। तो हम ये लिख सकते हैं दिस मॉडल बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी radiation, quantum radiation and classical law of physics. Classical law of सर आपकी वॉइस physics पे क्लियर नहीं है। based। अब क्लियर आ जाएगी। मैंने क्या बोला, दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल। ठीक है, देखिए इसमें पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चीजें हैं आयुषी। यस सर। हाँ तो इसमें चीजें पूरे की पूरी थ्योरेटिकल है। और एक चीज और लिख देता हूं मैं, उसके बाद पोस्टुलेट लिखना है और बस समझाना है। बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दो नेचर बताया गया है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो ये जो बोर मॉडल है आपका, ये आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम पोस्टुलेट की बात करेंगे। स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपने पास आता है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहला पोस्टुलेट देखिए, बहुत आसान आसान पोस्टुलेट है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, ए डाल दीजिए या फिर 1 डाल दीजिए, जैसा मर्जी। ठीक है, तो मैं बस अभी लिखते जाता हूँ, जहां समझ में आएगा, जहां नहीं Yes, समझ sir. में आए आप बता दीजिएगा। एटम हैज अ न्यूक्लियस। एटम हैज अ न्यूक्लियस where all protons and neutrons are present, where all protons and neutrons are present। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर दूसरे की बात करते हैं हम। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली, ठीक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus like planets revolve around the sun. Negatively charged electron revolve around the nucleus in the same way as the planets revolve around the sun। सेकंड पोस्टुलेट ये है। थर्ड पोस्टुलेट बहुत आसान है, बहुत आसान ये पोस्टुलेट है, जहां समझना होगा मैं खुद रुक के समझाता। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट, the orbits in which
electrons can, the orbits in which electron can revolve are known as a stationary orbit, are known as a stationary orbit, because in this orbits energy is fixed, because in these orbits energy of electron is always constant. हर एक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी होता है, ठीक है, जो कि हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये तीन जो हैं पोस्टुलेट बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, negatively charged electron revolve around the nucleus in the same way as the planet revolve around the sun. And the third is the orbits in which electron can revolve are known as stationary orbits, as because in this orbits energy of electron is always constant, ठीक है। Yes, sir. Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Sir, Yes, sir. चलिए अब देखिए फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ चलेंगे हम लोग। तो जो फोर्थ पोस्टुलेट है ना आपका, उसमें क्या आता है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन those orbits in which angular momentum मतलब mvr of electron is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेसिकली mvr, वो हमेशा h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और h को कभी कभी हम h बार की तरह भी लिखते हैं, h अपॉन 2 पाई। तो समटाइम्स हमारे पास ये भी लिखा रहता है mvr इज इक्वल टू nh, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो n है आपका, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वही हो गया कि आपका 1 2 3 4 5 6 समथिंग, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है कभी नहीं हो सकता, लाइक सबसे पहले क्या क्या हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम can have values such as h अपॉन 2 पाई आ सकता है, ठीक है। 3h अपॉन 2 पाई आ सकता है, 4h अपॉन 2 पाई आ सकता है, 6h अपॉन या 5h अपॉन 2 पाई आ सकता है, ठीक है। ये 2 पाई है, ठीक है। बट इट कैन नॉट हैव वैल्यू, बट यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट इट can't have value such as 1.5h अपॉन 2 पाई, ठीक है। उसके बाद 1.2h अपॉन 2 पाई, मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता। 0.5h अपॉन 2 पाई। ये जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जी आरुषि, क्या बोला आपने? यस सर, पॉजिटिव हो गया? सर लिख रहे हैं। ओके टेक योर टाइम।
Sir, you are not audible. Sir, आपकी voice नहीं आ रही है and your video is also gone.